तो आज अपन कौन सा वाला फंक्शन देखने वाले हैं? कैलेंडर वाले से। ये कैलेंडर फंक्शन करता क्या है, इसका एक बार पढ़ के देखो। रिटर्न अ टेबल विद अ सिंगल कॉलम ऑफ डेट्स बिटवीन द स्पेसिफाइड स्टार्ट एंड एंड डेट। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? एक टेबल रिटर्न करेगा जिसमें सिर्फ एक सिंगल कॉलम रहेगा, और उस सिंगल कॉलम में वैल्यूज क्या रहेंगी? एक स्टार्टिंग से लेके कैलेंडर देख लिया अपन ने, एक डेट टेबल क्रिएट किया था अपन ने, उस दिन किया था। उसमें ईयर बता दिए थे, सब बता दिया था। और फिर उसे कनेक्शन बिल्ड करके अपन हम्म ओके, तो अपन ने ये वाला देख लिया था, कैलेंडर वाला। और ये कैलकुलेट कैलकुलेट भी देख लिया था। फिल्टर, अच्छा टॉप एन से बताने वाला था ना। ओके, तो ये जो टॉप एन वाला से अपन देखते हैं, क्योंकि ये सारे कवर कर लिए थे अपन ने। टॉप एन क्या करेगा? ये किसी भी टेबल से कुछ टॉप नंबर ऑफ रोज निकाल के देता है। अब वो रोज किस बेसिस पे निकालेगा? वो क्या करता है, जैसे अपन चीज़ों को असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, उसको अरेंज करने के बाद वो टॉप नंबर ऑफ रोज निकाल के देता है। अब वो किस कॉलम के बेसिस पे अपन अरेंज करते हैं? जैसे कि अगर अपने को देखना है कि हाईएस्ट सेल्स कहाँ हुई है, तो अपन सेल्स कॉलम को अरेंज कर सकते हैं। अगर उसे डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे और टॉप की कुछ नंबर ऑफ रोज ले लेंगे, तो हाईएस्ट सेल्स ही मिल जाएंगी। और ऐसे अपने को लोएस्ट सेल्स चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं अपन? असेंडिंग में उसे सॉर्ट कर दें, किसी भी कॉलम को अपन जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है? रिटर्न द टॉप एन रोज ऑफ अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन। ये जो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन है, ये किसी पर्टिकुलर कॉलम को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टॉप एन है, ये मतलब टॉप नंबर ऑफ रोज, कि आपको टॉप 3 चाहिए, टॉप 5, टॉप 10, तो ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे फिल्टर पेन में अपन ने इस्तेमाल किया था ना, वैसे ही है ये। मगर ये क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा को फिल्टर करेगा और सिर्फ टॉप नंबर ऑफ रोज निकाल के देगा। उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या करेंगे? सबसे पहले तो अपन टॉप एन फंक्शन को कॉल करेंगे, और एन वैल्यू मतलब कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आपको रिटर्न करानी है। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब नंबर ऑफ रोज रिटर्न करानी है आपको। फिर आता है एक टेबल, कि कौन से टेबल से आपको नंबर ऑफ रोज लेनी है। फिर आता है ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ये ऑर्डर बाय क्या है? ये पर्टिकुलर कॉलम है, जिस कॉलम के बेसिस पे अपने को रोज रिटर्न करानी है। अब अपने पास कॉलम है, तो उसे कौन से ऑर्डर में लेनी है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये फोर्थ वाला हो जाता है उसका आर्ग्यूमेंट, ऑर्डर। तो जैसे ये वाला अपने पास टेबल था, ऑर्डर टेबल, इस टेबल में कुछ 51,000 कुछ रोज थी अपने पास। मगर अपने को सिर्फ और सिर्फ वो 10 रोज चाहिए जिसमें सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई है। अगर वो वाले ट्रांजेक्शन करने हैं और उसका पूरा का पूरा एक टेबल ही आउटपुट में चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक न्यू टेबल पे जा सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? टॉप एन फंक्शन को। ये जो टॉप एन फंक्शन है, वो क्या रिटर्न देता है? एक टेबल रिटर्न करता है। इसलिए अपन ने क्या पे गए, न्यू टेबल पे गए। टेबल में नहीं चाहिए तो फिर डायरेक्टली उस अपन उससे कर सकते हैं, फिल्टर पेन से।
हालांकि इन सबका यूज केस आता है बीच में। अपन क्या करते हैं, एक न्यू टेबल क्रिएट किया। इसका लिखने वाला क्यों नहीं है? ठीक है, तो ये वाले टेबल का नेम पूछता है सबसे पहले। तो इस टेबल का नेम क्या रखें? तो अपन ने टॉप नेम का एक टेबल बना दिया, और उसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, टॉप एन का। अपना बेसिकली टारगेट क्या है कि सबसे हाईएस्ट सेल्स वाली जो 10 रिकॉर्ड्स हैं वो मिल जाए। तो उसके लिए अपने को कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, 10। तो इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है एन वैल्यू, ये वही 10 पूछता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, तो अपन ने उसे 10 दे दिया। सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो वाला टेबल। तो प्रोडक्ट्स नहीं, ये जो ऑर्डर टेबल है ये है अपना जिसमें है। तो अपन ने उसे कौन सा टेबल दे दिया, ऑर्डर्स टेबल दे दिया। ऑर्डर टेबल के बाद फिर क्या पूछता है वो, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ये ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस एक कॉलम का नेम पूछ रहा है कि किस कॉलम के बेसिस पे आपको वो रिटर्न कराना है। तो वो कौन सा है अपना, ऑर्डर्स में से जो सेल्स कॉलम है वो है। और फिर इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जैसे 0 1 असेंडिंग डिसेंडिंग और फॉल्स है ट्रू। ये लगभग दोनों सारे ही सेम है, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो अपन किससे करना है, अगर अपने को हाईएस्ट चाहिए तो अपन डिसेंडिंग में करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहले आएगी, और असेंडिंग में करेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यू पहले आएगी। तो अपने को डिसेंडिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर अपन ने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अपने को आउटपुट में क्या मिल गया, पूरा का पूरा एक टेबल मिल गया। और सिर्फ ये ऑर्डर टेबल ही है, बस वो रोज कंटेन करेगा जिनमें सबसे हाईएस्ट टॉप 10 सेल्स हुई होगी। उसमें अपन देख सकते हैं जो सेल्स वाला कॉलम है, और ये जितनी भी सेल्स है ये सारी वो टॉप सेल्स है। ऐसे ही क्या, सबसे जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लॉस हुआ है अपन को, वो वाली टॉप 5 रोज निकल सकती हैं, वो निकाल के बताओ टॉप एन फंक्शन का इस्तेमाल करके। जहाँ पे सबसे टॉप 5 सबसे जहाँ पे हाईएस्ट लॉस हुआ हो, मतलब हाँ, सेल्स नहीं, प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला कॉलम लेंगे तो अपने को उसमें क्या मिल जाएगा, जहाँ सबसे कम प्रॉफिट हुआ है, सबसे कम मतलब जहाँ पे लॉस हुआ होगा, क्योंकि अपने कॉलम में कुछ माइनस में भी वैल्यूज हैं। ऐसे टॉप रोज जहाँ पे सबसे हाईएस्ट लॉस हुआ है अपन को, वो निकल गया। कैसे किया अपन ने, टॉप की जगह अपन ने 5 लिया क्योंकि अपन टॉप 5 रोज रिटर्न कराना चाहते हैं। कौन से टेबल से, ऑर्डर्स टेबल से। और कौन से कॉलम है, इस बार कॉलम प्रॉफिट है, तो ऑर्डर्स का प्रॉफिट टेबल। और इसमें क्या करना है, असेंडिंग में करना है। तो अपने को टॉप 5 रोज मिल गई जिसमें ये सबसे ज्यादा लॉस हुआ है अपन को। तो टॉप एन फंक्शन समझ में आ गया। अब ये ऑल क्या करता है,
अभी तक के अपन ने जितनी भी फंक्शंस इस्तेमाल करे, कैलकुलेट फंक्शन, फिल्टर, टॉप एंड, ये सब क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं, मतलब डेटा को कम कर रहे हैं। ये जो ऑल फंक्शन है, ये किस लिए स्पेसिफिक यूज करते हैं, फिल्टर्स को रिमूव करने के लिए, कि अगर कोई फिल्टर अप्लाई हो रहे हैं इस टेबल पे, तो वो फिल्टर रिमूव होकर है, सिर्फ और सिर्फ वो टेबल एज इट इज रहे। अच्छा, फिल्टर कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, कैटेगरी वाइज अगर अपन सेल्स करेंगे तो वहां पे वो कैटेगरी एज अ फिल्टर अप्लाई हो जाता है, रीजन वाइज में रीजन अपना हो जाता है। अगर कोई स्लाइसर अपन इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डेटा को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा डेटा हो, मतलब ऐसा टेबल हो जो फिल्टर ही ना हो कभी, मतलब अगर उस टेबल के थ्रू अपन ने टोटल सेल्स निकाली तो वो फिल्टर नहीं होगी, उसलिए इस्तेमाल करते हैं। मगर ये इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, ये एज अ, जैसे यहाँ पे अपन ने टॉप एन निकाला, इसी जगह पे जो ऑल फंक्शन है वो क्या करेगा, ऑल लेगा और एक पूरा का पूरा टेबल देता है, टेबल और कॉलम। और उसे अपन ने क्या दे दिया, ऑर्डर्स टेबल दे दिया। तो ये जो ऑल नाम का एक टेबल क्रिएट हुआ, इसमें एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ रोज हैं, और ये डेटा भी एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल है। मगर अगर अपन इस पे कोई फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो फिल्टर अप्लाई नहीं होगा उसको। जैसे कि अपन देख सकते हैं, एक अपने पास ऑर्डर टेबल है और एक और टेबल है। इसमें अगर अपन ने सेल्स किससे ली, टोटल सेल्स ऑर्डर वाले टेबल से, तो ये टोटल सेल्स मिल गए अपन को। एक और केपीआई अपन क्रिएट करते हैं और राइट साइड अपन कौन से लेते हैं, ये ऑल वाले टेबल से। ऑल में भी सारे वही कॉलम्स हैं, इसमें भी अपने पास सेल्स है, तो अपन ने ऑल से सेल्स ले ली, दोनों के एग्जैक्टली सेम है। अब अगर कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं अपन, कोई सा भी एक, जैसा अपन ने सेगमेंट का ले लिया, अब सेगमेंट को अप्लाई किया, तो ये जो ऑर्डर टेबल के अंदर लिया था वो फिल्टर हो गया इससे। मगर क्या राइट साइड वाला हुआ, नहीं हुआ। कॉर्पोरेट लिया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था, जो ऑर्डर टेबल का जो सिंपली अपन ने क्या किया था, नॉर्मली ले लिया था, वो फिल्टर हो जा रहा है। मगर जो ऑल वाला था वो फिल्टर नहीं हुआ। इसका मतलब ऑल के अंदर जितने भी कॉलम्स के अंदर जितना भी डेटा है वो फिल्टर नहीं होगा। आ जाओ। अब जैसे ऑल को समझने के लिए कि यूज केस कहाँ पे आता है, अगर एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करते हैं अपन, कैटेगरी वाइज सेल्स का, तो ये कैटेगरी वाइज सेल्स क्या दिखा रहा है, ये हर एक कैटेगरी में कितनी सेल्स हुई है। तो इसने जब ये सम ऑफ सेल्स किया तो इसने इसे तो फिल्टर कर दिया हर एक कैटेगरी वाइज। मगर अगर इसको अपने को देखना है परसेंटेज में, कि ये जो हर एक कैटेगरी है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, तो टोटल कहाँ पे होगी सेल्स, वो ये वाली सेल्स है अपनी। ठीक है, तो इसका टोटल कंट्रीब्यूशन अपन निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा,
अगर अपने को इन सब का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन देखना है तो उसको अपन कैसे देखेंगे? अगर ये जो फर्नीचर में जितनी भी सेल्स हुई है उसको डिवाइड कर दिया अपन ने टोटल सेल से, मतलब एट द एंड जितनी भी टोटल सेल्स हुई है, और उसे इंटू 100 कर दिया या फिर उसे एज अ परसेंटेज ले लिया, तो वो बता देगा कि अच्छा फर्नीचर की एग्जैक्ट सेल्स इतने परसेंटेज थी। सेम चीज क्या हो रही है ऑफिस सप्लाईज में और टेक्नोलॉजी में, मगर इस सम ऑफ सेल्स को अपने को डिवाइड किससे करना है? टोटल सेल से। और अपन ने देखा अगर अपन नॉर्मल सम को लेते हैं तो वो फिल्टर हो जाता है, और जो ऑल वाला सेल्स है ये फिल्टर नहीं होता। तो अगर अपन एक सिंपल वाले सेल्स को डिवाइड करेंगे ऑल वाले सेल से तो अपने को क्या मिल सकता है? परसेंटेज। इसे करके देखते हैं। इसे अपन ने एक न्यू मेजर क्रिएट किया। वो मेजर क्या कैलकुलेट करेगा कि किसी भी रीजन, किसी भी सेल्स, मतलब किसी भी कैटेगरी में कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है टोटल का। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा? सम ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, तो ये वाला जो सम ऑफ सेल्स है ये तो हो जाएगा फिल्टर, मगर अगर इसे डिवाइड करते हैं अपन सम ऑफ ये जो ऑल वाला जो सेल्स है इससे, तो क्या मिलेगा अपने को? इसमें सम ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स ही है, मगर एक सम ऑफ सेल्स क्या है? फिल्टर हो सकता है और दूसरा फिल्टर नहीं होगा। तो जब अपन इसको इसमें रखेंगे तो अपने को क्या मिल जाता है? 0.33%। क्योंकि जो दूसरा वाला वो था वो तो टोटल ही था, वो चेंज नहीं हुआ, मगर जो फर्स्ट वाला सम ऑफ सेल्स था वो फिल्टर हो गया किससे? फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी से। अभी कैटेगरी की जगह अगर मैं रीजन भी रख दूं तब भी वो क्या होगा? रीजन वाइज एक सेल्स तो फिल्टर हो जाएगा मगर दूसरा नहीं होगा, तो अपने को उसका टोटल मिल जाएगा। ये वाला करके देखो। अभी जैसे 0.33% है, तो इस जो भी अपन ने मेजर क्रिएट किया है ये बस इसके डेटा टाइप को चेंज कर देंगे तो नंबर भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ये भी फॉर्मेट किस पे? जनरल पे है, तो जनरल से हटा के अपन ने परसेंटेज में कर दिया, तो अब जो शो होगा वो अपन को क्या होगा? परसेंटेज में। तो एक बार ये बना के देखो, परसेंटेज ऑफ। ये अपन ने क्या किया था? एक ऑर्डर वाला, ऑल वाला एक पहले सेल्स बना दिया। ऑर्डर मतलब एक ऑल फंक्शन से अपन ने ऑर्डर टेबल को फिल्टर रिमूव कर दिए, और फिर एक नया मेजर बनाया जिसमें एक सम ऑफ सेल्स अपन ने सिंपल वाला ऑर्डर टेबल से लिया, और दूसरा उसे डिवाइड किससे किया? टोटल सेल्स से। आ रहा है वाला समझ में?
ये वाला भी इतना करके देखो, फिर अपन कवर करते हैं उसका। हो गया। इसके लिए अपन ने अभी क्या किया, एक अलग से एक ऑल करके एक टेबल क्रिएट किया। अगर इस टेबल को ना क्रिएट करते और डायरेक्टली अगर इसे यूज करना रहता, तो अपने को कोई ना कोई ऐसा तरीका होना चाहिए था कि वो टोटल सेल्स निकालें और फिल्टर रिमूव कर सकें। तो अपने पास एक फंक्शन है जो ये काम कर देता है कि कोई चीज का भी एग्रीगेशन निकाल सकता है और किसी फिल्टर को अप्लाई कर सकता है। वो कौन सा फंक्शन था? कैलकुलेट फंक्शन था। मगर कैलकुलेट फंक्शन से अपन ने फिल्टर करा था डेटा, उसी कैलकुलेट फंक्शन से अपन जो फिल्टर है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जहां पे भी अपन ने फिल्टर वाले जो ऑप्शन था उसकी जगह ऑल वाले को फंक्शन को इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे एक नया मेजर क्रिएट किया, हो गया वाला। और इसमें क्या करना है अपने को? सेल्स परसेंटेज सेकंड। ये अपन किस कैसे निकालेंगे? ये बिना ऑल टेबल की हेल्प से अपन ऑन द वो एक ही फंक्शन में क्या लिखेंगे, कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। जो अपन ने ऑल में किया एक नया टेबल क्रिएट करके, उसकी जगह अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इतना पार्ट तो सिंपल सेम रहेगा। जो सम ऑफ ऑर्डर्स की सेल्स, अब ये ऑर्डर्स की सेल्स जो है ये फिल्टर हो सकती है, मगर अपने को एक सम ऑफ सेल्स ऐसा चाहिए जो फिल्टर ना हो। और कोई पर्टिकुलर फिल्टर अप्लाई करने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते थे, कैलकुलेट फंक्शन। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन, और कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट में भी दो चीजें मांगता है, एक तो एक्सप्रेशन और एक फिल्टर। ये फिल्टर फिल्टर भी कर सकता है और फिल्टर रिमूव भी कर सकता है। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, अपने को एट द एंड क्या निकालना है, टोटल सेल्स। और टोटल किससे निकलेगा, सम से। तो अपन ने सम ऑफ सेल्स, और कौन सी सेल्स ली है, ऑर्डर्स वाली, क्योंकि अपन ये ऑल वाले का इस्तेमाल नहीं कर रहे इस बार। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया सम वाले का। अब ये जो फिल्टर वाली बात आती है, यहाँ पे अपन डायरेक्टली कॉलम इक्वल्स टू कुछ कुछ कर रहे थे कि किसी कॉलम को फिल्टर कर रहे थे डेटा को। अब यहाँ पे फिल्टर को रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन देखा था अपन ने, ऑल। वो किसी पर्टिकुलर टेबल से सारे फिल्टर रिमूव कर सकता है। तो अपन ने ऑल करके एक फंक्शन को यूज किया। तो ये टेबल का नाम लेके ये एफ एक्स मतलब फंक्शन के लिए है। तो अपन ने ऑल के लिया, और फिर क्या पूछता है ये, टेबल या तो कोई कॉलम। टेबल कौन सा है अपना, ऑर्डर्स, जिसे अपन फिल्टर नहीं करना चाहते। और ये हो गया अपना क्या, ऑल फंक्शन क्लोज। और ये किसे क्लोज कर दिया, कैलकुलेट फंक्शन को। तो इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन है किसी को, कि अपन बस ऑन द गो फिल्टर रिमूव कर रहे हैं सेल से और कुछ नहीं है, ताकि ये टोटल सेल्स निकाले। जैसे अपन ने एंटर किया तो अपने को एक सेल्स 2 मिल गया, और सेल्स 2 को अपन ने पुट करके देखा
तो उसने भी 0.33 दे दिया, ये बस दूसरे फॉर्मेट में, इसलिए उसका अपन ने फॉर्मेट किसने चेंज कर दिया, परसेंटेज में। तो अपने को एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल गई। ये वाला भी करके देखो एक बार। हो गया ये वाला। तो ऑल फंक्शन क्या करता है, फिल्टर्स रिमूव करता है, हर टाइप के फिल्टर, चाहे वो किसी कॉन्टेक्स्ट के फिल्टर हो, स्लाइसर के फिल्टर हो, या फिर कोई से भी फिल्टर हो, वो उसे रिमूव कर देगा डेटा से। कैलकुलेट फंक्शन क्या करता है, किसी फिल्टर को अप्लाई करने के बाद फिर कैलकुलेशन करता है, और जहाँ ये फिल्टर है वहां अपन फिल्टर भी लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं ऑल की तरफ हेल्प से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं ऑल एक्सेप्ट क्या करता है। ऑल एक्सेप्ट कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल ऑल जैसे ही है, ये बाकी सारे कॉलम से तो फिल्टर रिमूव कर देगा, मगर अपन चाहते हैं कि अपना डेटा अच्छा ये किसी पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू फिल्टर हो जाए और बाकी किसी कॉलम से फिल्टर ना हो। मतलब अगर पूरा का पूरा जो डेटा जो आप ऑल्स के थ्रू निकाल रहे हो वो हर एक कॉलम्स के थ्रू फिल्टर नहीं होगा, मगर एक कैटेगरी जो फिल्टर रहेगा उससे फिल्टर हो सकता है। तो वो करके देखते हैं कि ऑल एक्सेप्ट काम कैसे करता है। इसके आर्ग्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो इसका फंक्शन का नेम, टेबल, और कौन से ऐसे कॉलम जिनसे डेटा वो फिल्टर हो जाए, वो वाले कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल कॉलम्स भी दे सकते हैं अपन, और सिंगल कॉलम भी दे सकते हैं। और जैसे ऑल का बनाया था, एक ऑल एक्सेप्ट का बनाते हैं अपन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया टेबल क्रिएट करना है, तो न्यू टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करा अपन ने।
ऑल एक्सेप्ट करा, और इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, ऑल एक्सेप्ट का। अब कौन से टेबल है, अब जैसे ऑर्डर टेबल किसी भी फिल्टर से फिल्टर ना हो, मगर सिर्फ जो कैटेगरी वाला फिल्टर है उससे फिल्टर हो जाए। अगर ऐसा करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स टेबल तो लेंगे और वो कॉलम बताएंगे जिससे फिल्टर ये हो सकता है। तो उसमें जो ऑर्डर्स की कैटेगरी है वो अलग कॉलम इसको दे देंगे। तो ये क्या करेगा, किसी भी फिल्टर को अप्लाई नहीं करेगा एक्सेप्ट ऑर्डर्स कैटेगरी, इसलिए इसे बोलते हैं ऑल एक्सेप्ट। अब ये भी अपने को एक टेबल मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, एक केपीआई बनाते हैं सेल्स की, जो अपन ने ऑल के लिए बनाई थी। तो इसमें क्या थी, एक ऑर्डर टेबल की सिंपल सी सेल्स ले ली थी अपन ने। कौन से वाले से, ये ऑर्डर्स टेबल पे। इसमें टिक आ रहा है, इसका मतलब जो मेजर्स है ऑर्डर टेबल से लिया गया। उसके जस्ट साइड में अपन कौन सा ले लेते हैं, एक ऑल एक्सेप्ट वाला। ये किसी भी फिल्टर से फिल्टर नहीं होगा एक्सेप्ट कैटेगरी से। और इसे कहाँ से लेंगे अपन, ये ऑल एक्सेप्ट वाले अंदर से। तो दोनों सेल्स एग्जैक्टली सेम आ गई। अब अपन दो फिल्टर ले लेते हैं, एक कैटेगरी का और एक जो कैटेगरी का नहीं रहेगा। जैसे अगर अपने पास एक रीजन का फिल्टर है, एक ही रीजन का फिल्टर है, और एक और फिल्टर कौन सा है अपना, कैटेगरी का। और इसे ऑर्डर टेबल के अंदर से क्या ले लिया अपन ने, कैटेगरी ले ली। तो अपने पास एक फिल्टर है रीजन का और एक है कैटेगरी का। और ये वाला कौन सा है अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये नॉर्मल ऑर्डर वाला, ये जो कि हर एक फिल्टर से फिल्टर हो सकता है। और ये राइट हैंड साइड वाला ऑल एक्सेप्ट वाला, मतलब ये बाकी सारे फिल्टर से तो फिल्टर नहीं होगा मगर कैटेगरी वाले से फिल्टर हो सकता है। तो अगर अपन रीजन को ऐसा सिलेक्ट करते हैं तो ये सिंपल वाला ऑर्डर्स वाला फिल्टर हो गया। और ये जो कैटेगरी वाला है, जब ये वाला सिलेक्ट किया, कैटेगरी दी ना हमने, वही सुपर स्टोर वाले में। हाँ, होना तो चाहिए। अरे पता नहीं ये क्यों दिक्कत आ रही, नहीं तो ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, इस कॉलम के बेसिस पे ही फिल्टर को रिमूव करता है। अभी पता नहीं क्या होगा इसको। हाँ, आप लोग केस में करके देखो। हाँ, एक टेबल बनाना है ऑल एक्सेप्ट वाला।
हालांकि इसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके इसमें करके देखो, नहीं तो फिर इसे रिजॉल्व करना है, फिर देखते हैं क्या रिजॉल्व करना है इसमें भी। क्या चीज़? एक ही ऑल एक्सेप्ट करके एक न्यू टेबल क्रिएट कर लिया? नहीं नहीं, मेजर तो बाद पहले बनाया था। अभी जो अपन देख रहे हैं वो ऑल एक्सेप्ट वाला है, तो उसके लिए अपन न्यू टेबल वाले ऑप्शन पे जाते हैं और उसमें क्या लिखते हैं, ऑल एक्सेप्ट करके। वो फिल्टर नहीं हो रहा। कैटेगरी में भी हो रहा था, और ये इसको तो फिल्टर कर रहा है, मगर साथ साथ इसको भी फिल्टर करना चाहिए था। नहीं हो रहा, एरर सा आ रहा है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास तक के फिर रिजॉल्व करेंगे, कैसे क्या करना रहता है। ये ऑल एक्सेप्ट वाले को देखते हैं, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, वो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट फंक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, टोटल वाई टी डी। ये सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल होगा अपना, ये फाइनेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये टोटल वाई टी डी क्या कैलकुलेट करता है, एक बार रीड करके देखो। कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ अ मेजर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर टू अ स्पेसिफाइड डेट। इसमें कोई बता सकता है कि ये मतलब बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव टोटल। ये क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव वैल्यू, क्यूमुलेटिव कह लो या रनिंग टोटल। जैसे अपन ने वो वाला चार्ट देखा था, वाटरफॉल चार्ट, वो क्या करता है, क्यूमुलेटिव वैल्यू शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन। वैसे ही वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी। इसमें वो रनिंग टोटल बताता है, मतलब क्यूमुलेटिव टोटल। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर ईयर में मल्टीपल मंथ हैं, तो जैसे जनवरी की सेल्स, फरवरी की सेल्स, मार्च की सेल्स, ये क्या अगर अपन नॉर्मली क्रिएट करते हैं तो सेपरेट अलग अलग सेल्स आती हैं, कि मार्च में एग्जैक्ट सिर्फ मार्च की सेल्स बताएगा वो। और जो क्यूमुलेटिव टोटल है वो क्या बताता है, जब से ईयर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक की कितनी सेल्स हुई है। तो जब से ईयर स्टार्ट हुआ तब से जनवरी तक की, तो जनवरी की सेल्स रहेगी, और फरवरी में जनवरी प्लस फरवरी की सेल्स रहेगी, और मार्च में जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरी ईयर तक के, जब जैसे ईयर चलता जाता है वो क्या करता है, टोटल करता जाता है। और जैसे नेक्स्ट ईयर आया, वो क्या करेगा, वापस से उसे रीसेट करता है जीरो पे, और फिर नेक्स्ट ईयर की टोटल सेल्स को काउंट करने लगता है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वन ने टोटल वाईटीडी फंक्शन को कॉल किया, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये वो एग्रीगेशन है। एक्सप्रेशन मतलब कोई ना कोई कैलकुलेशन, मतलब आपको निकालना क्या है, टोटल, टोटल रनिंग एवरेज निकालना है, सम निकालना है, काउंट निकालना है, उसके लिए। और फिर क्या देते हैं अपन उसको, डेट्स देते हैं, मतलब कि वो हर एक डेट को लेगा और उसे ईयर वाइज क्या करेगा, उसका रनिंग टोटल निकालेगा। हालांकि इन दो आर्ग्यूमेंट में अपन बाद में जाएंगे, जैसे फिल्टर है और ईयर एंड डेट है। फिल्टर अगर कुछ फिल्टर अप्लाई करना रहा उसके लिए, और ईयर एंड डेट, अगर ईयर है ना जनवरी से लेकर दिसंबर तक की नहीं चाहिए आपको, कोई स्पेसिफिक डेट पे चाहिए, कि जैसे 31 मार्च पे खत्म हुई है, तो यहाँ पे अपन वो डेट स्पेसिफिक कर सकते हैं। अभी अपन बेसिकली सिंपल
सिर्फ एक्सप्रेशन और डेट पे लेते हैं। इसको शो करने के लिए अपने को दो तीन चीजें चाहिए रहती है। एक तो अपने को डेट्स प्रॉपर चाहिए रहेंगी। इसमें चलो करके दिखाता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ऑर्डर डेट है, इससे अपन क्वार्टर्स और डेज को रिमूव कर देते हैं, तो अपने को क्या मिल जाता है, लेफ्ट साइड एक ईयर मिला और एक मंथ मिला, और उसके साथ साथ अपन को और क्या एनालाइज करना है, उसकी सेल्स। तो ये सेल्स क्या बता रहा है अब ये 2012 में जनवरी में इतनी सेल्स हुई, फरवरी में कितनी सेल्स हुई, मार्च में। तो ये क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार्च की सेल्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अप्रैल की है। अगर इसका रनिंग टोटल देखना है तो वो क्या होना चाहिए, जनवरी की सेल्स में 98,000 तो होना चाहिए, और फिर वो ऐड होते जाए जितने जितने आगे चलते जाए। और जैसे ही ईयर चेंज होगा, 2000 का दिसंबर आएगा और वो रिसेट होकर क्या जाए, अब 2013 का शो करने लगे। इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है कि डेट्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो आप डेट का कॉलम लेते हैं ना वो प्रॉपर होना चाहिए, और प्रॉपर नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है उसमें। तो अभी अपन मेजर क्रिएट करके देखते हैं कि वो क्या कैसी दिक्कत आ सकती है। अपन एक मेजर क्रिएट किया टोटल वाई का। इसमें फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे रनिंग टोटल निकालने के लिए, टोटल वाई, ऐसा बिल्कुल सेम मंथ टू डेट है, क्वार्टर टू डेट। ये बस क्या करेगा, जो अपन ईयर वाइज रीसेट कर रहे हैं वो क्या करेगा, क्वार्टर वाइज रीसेट करेगा, और ये मंथ वाइज रीसेट करता है। अभी अपन ईयर वाइज उसको देख रहे हैं, तो अपन ने टोटल वाई लिया। एक्सप्रेशन क्या है, अपने को क्या देखना है, सम ऑफ सेल्स देखनी है, तो अपन ने एक्सप्रेशन में सम ऑफ ऑर्डर से सेल्स ले लिया। और सेकंड में क्या है, कौन सी डेट के वाइज देखनी है अपने को, तो एक डेट का कॉलम अपने पास कहाँ पे ऑर्डर में है, तो वाला लेके देखते हैं। ऑर्डर डेट ले लिया अपन, तो ऐसे क्या दिया, बस टोटल सेल्स निकालना है और एक ऑर्डर डेट दे दी, तो उस डेट वाइज वो सेल्स निकालेगा। जाना है, तो अपना मेजर कहाँ क्रिएट हुआ, इसने क्या कर दिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी कि 42,000 रिपीट कर दिया, सभी जगह ऐसा किया। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्डर डेट थी ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं थी, इसको क्या है प्रॉपर डेट चाहिए रहती है। अगर उसे प्रॉपर डेट नहीं मिले तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है। प्रॉपर से मतलब है जैसे यहाँ पे जो डेट कॉलम है अपना, वो कैसा है, कहीं पे 2013 है, 15 है, 14 है, ऐसे लिखी है। तो इसके लिए अपन ने एक जो कैलेंडर फंक्शन का इस्तेमाल किया था, इससे क्या किया था, एक प्रॉपर एक डेट कॉलम बनाया था, उसको जरूरत रहती है इसे इसमें अपन बाकी सारे अपन डिलीट कर देते हैं। और क्या क्रिएट करते हैं, एक डेट टेबल, जिसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपने पास सारी डेट्स रहेंगी। तो अपन ने न्यू टेबल पे गए,
कैलेंडर फंक्शन से अपन ने क्या किया, एक डेट क्रिएट करी जो मिनिमम ऑर्डर्स डेट, ये सबके पास क्रिएटेड है ना पहले से। और इसमें क्या लिया अपन ने, एंड डेट की है मैक्सिमम। मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट। तो ये अपने को एक प्रॉपर डेट मिल गई। इस डेट को क्या किया अपन ने, रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लिया अपना, ताकि इस डेट को अपन कहाँ यूज कर सकें, अपने फंक्शन में। तो ऑर्डर डेट से अब इस बार अपन वापस से क्रिएट करते हैं, मगर इस बार अपन डेट के लिए कौन सा कॉलम लेंगे, एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर में रहेगा। हमने डेट लिया और इस बार कॉलम में क्या लिया, डेट, और इससे क्वार्टर्स और डेज को रिमूव कर दिया, तो अपने पास क्या बचे, सिर्फ ईयर और मंथ। और इसमें क्या ले लिया अपन ने, सेल्स ले लिया। तो अपने को वापस से सेल्स मिल गई। और इसमें अपन ने कौन सा फंक्शन, टोटल वाईटीडी इस्तेमाल किया इसमें एक्सप्रेशन में, सम ऑफ सेल्स दे दिया। और इस बार जो डेट ली वो कौन से कॉलम से लेंगे अपन, जो नया डेट वाला है अपने पास, तो डेट टेबल से अपन ने डेट ले ली। तो अपने को टोटल वाईटीडी 2 मिल गया। जैसे अपन ने उसे पुट किया तो अपने को क्या मिल गया, एक अब इसने क्या करा, जनवरी की टोटल सेल्स निकाली और फिर जो फरवरी की टोटल सेल्स थी, वो फरवरी में तो सिर्फ ये 1 लाख हुई, मगर इसने क्या किया, ये वाला 2 लाख कहाँ से आ गया, इसने जनवरी प्लस फरवरी कर दिया। मार्च में उसने क्या किया, इन तीनों का टोटल कर दिया। अप्रैल में इन चारों का टोटल, इसमें पांचों का। और ये कहाँ तक के किया उसने, जब तक के 2013 नहीं आ जाता। 2013 के दिसंबर तक के कितनी सेल्स हो गई थी अपनी, 2259। फिर ये कहाँ से हो गया, रीसेट हो गया अपना, जब 2013 आया तो वो टोटल वाईटीडी वापस जीरो हो गया। और वो कहाँ से रनिंग टोटल स्टार्ट कर दिया उसने, अब 2013 के जनवरी से। तो टोटल एमटीडी क्या करेगा, मंथ टू डेट, वो हर एक मंथ पे रीसेट होगा, कि जहाँ पे मंथ 31 डेट पे खत्म हुआ उसके बाद वो डे 1 से लेके वापस से रनिंग टोटल कैलकुलेट करने लगेगा। और टोटल क्यूटीडी, क्वार्टर टू डेट, वो हर एक क्वार्टर वाइज करेगा। हालांकि ये रेयरली कभी ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की बात नहीं, मगर अगर कहीं फाइनेंस वाली जॉब रहेगी तो उसमें ज़रूर इस्तेमाल हो सकता है। और जैसे इसको विजुअलाइज करना है तो अपन ने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया किसी चार्ट पे। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो डार्क ब्लू कलर के हैं ये क्या बता रहे हैं, हर एक उस महीने की सेल्स। और ये लाइट ब्लू वाले क्या हैं, ये रनिंग टोटल हैं। जैसे जैसे 2012, 13, 14, 15 तो रनिंग टोटल कैसे इंक्रीज हो रहा है ये वो शो करता है।
इधर तक के किसी को कोई डाउट? टोटल वाई टी डी वाला ये क्या कैलकुलेट करता है? ये अपना रनिंग टोटल कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रनिंग टोटल ज़्यादातर ये फाइनेंस में ही काम आता है कि उनके क्वेश्चंस रहते हैं कि अच्छा जनवरी से फरवरी तक के सेल्स कितनी हो गई थी, जून तक के कितनी सेल्स हो गई थी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें टोटल वाईटीडी वाले फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे अपन। और वो रहता कैसे है, उसको क्या करना रहता है, जो भी आपको एग्रीगेशन करना है, जैसे टोटल सेल्स निकालनी है ईयर वाइज, तो वो क्या करेगा, आपसे टोटल सेल्स लेगा और एक डेट कॉलम लेगा। और ये नेसेसरी रहता है कि ये जो डेट कॉलम हो वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो और उसमें सारी डेट्स रहें। नहीं तो अपन ने बिना डेट वाले कॉलम के साथ करके देखा तो कैसे कुछ ना कुछ एरर आ जाती है उसमें। हालांकि इतनी चिंता मत करो, ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत रेयरली कभी इस्तेमाल होगा, मगर ऐसा नॉलेज रह जाएगा कि टोटल वाईटीडी नाम का एक फंक्शन होता है जो रनिंग टोटल निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या? टोटल वाईटीडी का? हाँ, ये टोटल वाईटीडी लिखा, सम ऑफ सेल्स तो यहाँ पे जितने भी अपने फंक्शंस थे ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। कोई सा फंक्शन बचा तो नहीं, हालांकि जितने भी लगभग थे सारे खत्म हो गए। और ये ऑल एक्सेप्ट वाला अपन देखेंगे इसका कल कि एरर आ क्या रहा है तो उसको डील करेंगे। अब जो अपन इस पे काम करेंगे वो क्या है, अब डायरेक्टली अपन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे आएंगे और उनको कैसे वर्क करना है। अभी स्टार्ट करें प्रोजेक्ट पे काम करना। अब मजा आएगा वैसे तो, कि अभी तक की तो बहुत बोरिंग सी लग रही थी क्लास, क्योंकि क्या एक एक करके अपन बस फंक्शन पे फंक्शन पढ़े जा रहे थे। अब जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि इसमें सॉल्व कैसे करना है चीज़ों को। हो गया ये वाला? तो मैं आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट वाली की एक फाइल भेज देता हूँ जिस प्रोजेक्ट पे अपन काम करेंगे। देखिए इसका नाम गलती से केपीआई टेक्स्ट हो गया, हालांकि इसमें रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इस वाली फाइल को नहीं तो थोड़ा और अच्छे से बना के मैं भेज दूंगा। अभी के लिए क्या, ऑफिशियली बस
डेटा की फाइल भेज देता हूँ। ये वाली डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों फाइल्स भेजी ना, एम्प्लॉय और डीओजे, ये दोनों एक ही डेटा, मतलब अलग अलग डेटा है, बस अलग अलग फाइल में है। ये वाली फाइल को दोनों डाउनलोड करके कहीं पे एक जगह पे रख लेते हैं। हो गई दोनों डाउनलोड। ये पूरा अनऑर्गेनाइज है, इसलिए मैंने अभी तक सेंड नहीं करी। इसमें देखो अपने को करना क्या क्या है। सबसे पहली स्टेप तो ये आती है, डेटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। मतलब जैसे अपन ने डेटा फाइल्स को अपन क्या करेंगे, इसको एनालाइज करना है अपन को। एट द एंड क्या करना है अपने को, डेटा मिला है और उसको एनालाइज करना है। जो भी एनालाइज करना है, एक सेकेंड, इस पे कुछ नहीं आ रहा अभी। ओके, तो ये सारे जो कोई क्वेश्चन है अपन को, ये सारे एनालिसिस करने हैं अपन को, ठीक है। और उसके पहले का टास्क क्या रहेंगे अपने, ये डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन। अच्छा, जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा उसका एक वर्क फ्लो कैसा रहेगा अपना, वो कोई बता सकता है कि क्या क्या करना पड़ेगा एकदम लास्ट में पूरा एनालिसिस करने के लिए, स्टेप वाइज। जैसे अपना ये प्रोजेक्ट है, उसे अपने को एट द एंड आखिरी में फाइनल एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद डिलीवर करना है। तो उसकी स्टेप्स क्या क्या रहेंगी, चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहली स्टेप अपनी क्या रहेगी, डेटा को लाना। तो अपने पास दोनों फाइल आ गई, ये अपना मेन डेटा है। फिर इसके बाद क्या आता है, डेटा को लोड किया अपन ने। लोड करने के बाद क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले तो अपन डेटा क्लीन करेंगे, देखेंगे कि डेटा में क्या है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। जो भी दिक्कत रहेगी उसे रिजॉल्व करके अपन ने क्लीन करी। अब दिख रही है, नहीं सर पूरा ब्लैक। वो शायद हो सकता है नेट स्लो होगा, इसलिए वो हो रही है, स्क्रीन कट हो रही होगी। हाँ उसके बाद क्या करना रहता है अपने को, डेटा क्लीन कर लिया अपन ने। डेटा क्लीनिंग में क्या क्या देखना रहता है, नल वैल्यूज और ये सारी, वो काय के थ्रू करेंगे अपन, पावर क्यूरी के थ्रू। एक बार डेटा क्लीन हो गया, उसके बाद क्या करते हैं अपन, सेकंड स्टेप उसके बाद जो आएगी वो आती है डेटा मॉडलिंग करना। मॉडलिंग मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना। जितने अलग अलग टेबल्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। अपने पास जैसे दो फाइल्स हैं, तो आधा डेटा एक फाइल में है और आधा दूसरी फाइल में है, तो कहीं ना कहीं से उन दोनों फाइल्स के बीच में अपन कनेक्शन बिल्ड करेंगे। जैसे ये कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं और अपन फाइनली क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिपोर्ट पे काम कर सकते हैं। अब रिपोर्ट पे जैसे ही काम करेंगे तो अपन बेसिकली कोई से भी जो बेसिक चार्ट्स हैं कॉलम के थ्रू वो क्रिएट कर सकते हैं। मगर कई बार जो एनालिसिस होगा उसमें अपने को डेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग के टास्क में क्या क्या आते हैं, मर्ज बोथ टेबल्स। मतलब ये जो डेटा अपना आधा कहीं और है आधा कहीं और है, तो इनको एक ही जगह पे लाना है, तो वो अपना टास्क रहेगा। दूसरा टास्क क्या आता है, चेक फॉर नल वैल्यूज एंड रॉन्ग वैल्यूज इन ऑल कॉलम्स। कि सारे कॉलम्स में डेटा अपना सही है कि नहीं है। और फिर कुछ कॉलम्स नेम के जो नेम करेक्ट इनकरेक्ट होंगे उनको भी ठीक करना रहेगा। तो सबसे पहले साथ साथ ये डेटा फाइल को लोड कर लो पावर बीआई में। हाँ, ये दोनों के दोनों एक एक, मतलब चलो साथ में करते हैं। दो तरीके हो सकते हैं इसके भी, या तो एक एक करके लोड करें, हालांकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक एक करके अपन साथ में करते हैं।
अपन ने क्या एक नई तरीके से प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसलिए ब्लैंक रिपोर्ट ली। और कहाँ पे गए, गेट डेटा पे गए। गेट डेटा पे अपन उठा के कोई सा भी अपन फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपने को देखना रहेगा अपना डेटा है कौन से फॉर्मेट में। सर फिर चला गया। अच्छा एक सेकंड में है ना दूसरे इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। आ गया सर। अब जाए तो बता देना मेरे को एक बार में ही। वो लगता है नेट वाला स्लो था वो जो से कनेक्टेड था। अब ये वाली फाइल्स देखो कौन सी है, ये एक्सेल फाइल है क्या? लोगो नहीं, इसका एक्सटेंशन देखना रहता है। ये CSV फाइल है। ये CSV फाइल क्या होती है? ये नॉर्मल सिंपल एक टेक्स्ट फाइल होती है। CSV का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये इसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो कैसे कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है, कॉमा और एंटर के थ्रू। तो इस बार अपन ये वाली फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए इस बार अपन ने एक्सेल की जगह ये नीचे वाला जो ऑप्शन था ना text/CSV, उस फाइल को सिलेक्ट किया और कनेक्ट किया। ये अपन ने इसे बताया कि अपन एक CSV फाइल कनेक्ट करना चाहते हैं, और फिर वो ब्राउजर विंडो आ जाएगी जहाँ पे अपनी कहाँ फाइल है वो उसे बताना रहेगा। अपन ने अपनी फाइल सिलेक्ट करी, एम्प्लॉय वाली, एक एक करके अपन सिलेक्ट करते हैं और फिर ओपन करते हैं। नहीं नहीं, अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि अपना सेकंड स्टेप मतलब ये ट्रांसफॉर्म अपन हमेशा ट्रांसफॉर्म तो करेंगे ही। चाहे डेटा क्लीन दिखेगा तब भी ट्रांसफॉर्म क्लिक करके अपन उसे चेक करेंगे कि सारे कॉलम्स में वैल्यू सही है, कोई नल तो नहीं है, और ये डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें अपन चेक करते हैं। इसमें जो विंडो आती है ये बेसिकली तो ऑटोमेटिकली सब समझ जाता है, मगर कई बार होता है जो CSV फाइल है वो कॉमा सेपरेटेड ना होके कोई और सेपरेट कर सकता है, जैसे टैब सेपरेटेड होती है उसे TSV कहते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो रेंडमली कुछ भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज को डिफरेंट करने के लिए। तो वो यहाँ पे अपन सिलेक्ट कर सकते हैं कि कॉमा से सेपरेटेड है, इक्वल साइन से, स्पेस, टैब, या फिर कुछ कस्टम से। और ये अपना डेटा जैसे ही अपने को सही दिखने लगेगा अपन ने सिलेक्ट किया और क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। डेटा अपन यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, पावर क्वेरी से भी। मतलब मल्टीपल प्लेसेस हैं एक सेम काम करने के। अब अपने पास क्या आ गया, एक एम्प्लॉय टेबल आ गया। अब इसमें चेक करते हैं कि अपने पास चीजें क्या क्या है। कहीं पे है ना ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें हर एक एम्प्लॉय की आईडी है, तो आईडी क्या हो सकती है, एक आईडी पे दो एम्प्लॉय नहीं हो सकते। तो ये चेक करना रहेगा कि सारी आईडीज हैं वो यूनिक हो और सिर्फ सिंगल टाइम आई हो। वो कैसे चेक करेंगे कि इनका डिस्टिंक्ट और यूनिक दोनों काउंट सेम आ जाएगा, मतलब इस वाले कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेटा टाइप क्या है, ABC। ऐसे ही करके अपन सारे कॉलम चेक करेंगे कि ये नेम वाला है 100% वैलिड और डेटा टाइप भी ABC मतलब टेक्स्ट है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सारी डेटा वैल्यूज क्या है, सही है, वैलिड है, 100% है। और यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है, सारी जो डेटा वैल्यूज है वो भी सही है। ये आ जाता है सम ऑफ एज। ये सम ऑफ एज कोई मीनिंग क्रिएट करता है क्या, मगर इसके अंदर है क्या है, एज लिखी है। और एज हालांकि अगर सिंपली अगर देखा जाए तो अपन ऐसे थोड़ी ना बताते कि मेरी एज अभी 28.6 है, 28.5 है, ऐसे नहीं बताते। तो अपने को एज किस में चाहिए, प्रॉपर नंबर ऑफ ईयर्स में चाहिए।
इसका मतलब इस कॉलम को राउंड करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर्स पे। तो ऐसे डेटा क्लीनिंग करेंगे अपन। इसे इसमें जो डेसिमल है इसे चेंज करके अपन क्या कर देंगे, होल नंबर्स। फिर ये पूछता है कि पुरानी स्टेप पे ऐड कर अपडेट करना है या फिर नई स्टेप करना है। तो अपन ऐड न्यू स्टेप पे करके यहाँ पे अप्लाइड स्टेप पे एक नई स्टेप ऐड हो जाती है। तो अब देखो एज एकदम सही हो गई। अपन इससे भी चेक कर सकते हैं कि हाँ 24 26, मतलब लगभग 24 से 67 तक के लोगों की एज है अपने पास डेटा पे। और फिर एक और चीज आती है, सम ऑफ एज कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करता, इसमें है क्या, सिर्फ एज है। तो इसको अपन ने रीनेम कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एज पे। और फिर ये जेंडर आ जाता है, मेल और फीमेल। सही है, सिर्फ मेल और फीमेल है, कोई नल वैल्यू भी नहीं है, 100% वैलिड है और टेक्स्ट है। तो अपन नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये सम ऑफ सैलरी, ये भी सम ऑफ सैलरी बता रहा है, बल्कि है तो सिंपल सैलरी। तो इसको भी अपन रीनेम कर देते हैं कैसे, सैलरी से। 100% वैलिड है, कोई सी भी नल वैल्यूज नहीं है इसमें। फिर आता है सम ऑफ लीव बैलेंस। लीव बैलेंस कुछ नहीं है कि किसी एम्प्लॉय ने उसके लाइफ टाइम जितना काम किया है उसने कितनी लीव, मतलब हर महीने की कुछ ना कुछ लीव मिलती है, और उस लीव पे उसे हॉलीडे ना लेके उसे सेव कर लिया, तो उसने अभी तक के कितनी लीव सेव कर ली है ये कॉलम पे वो बताएगा। तो सम ऑफ लीव बैलेंस की जगह अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ लीव बैलेंस रख सकते हैं। प्रॉपर सही है। अगर ये डेसिमल में होता है 1.2 डे टू 3 डे, तो उसे हटा के अपने को क्या करना पड़ता है, नंबर्स में, क्योंकि डेज अपन नंबर्स में काउंट करेंगे। तो ये वाला टेबल का काम अपना हो गया पूरा। अब अपने डेटा में एक और टेबल था डीओजे, तो या तो उसे क्लोज करके फिर से न्यू टेबल अपन ऐड करें, या फिर यहीं पे एक ऑप्शन आता है न्यू सोर्स। न्यू सोर्स मतलब एक और कहीं से डेटा लाके इसमें ऐड करना है क्या, तो वो भी अपन कर सकते हैं। टेक्स्ट सीएसवी वाला फॉर्मेट अपन ने ओपन किया और क्या लिया, इस बार डीओजे वाली फाइल ले ली। फिर से अपन ने देखा कि डेटा सही है, सारे नंबर सही हैं। अच्छा, अगर ये कॉमा की जगह कुछ और सिलेक्ट करते तो डेटा कुछ ऐसे आता। ये सीएसवी फाइल की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ये अपन देख सकते हैं हर एक डेटा के बाद में एक कॉमा लगा है ना, मतलब ये कॉमा से सेपरेट किए गए। तो यहाँ पे जरूरी होता है कि कॉमा सिलेक्ट करें अपन। जैसे ये प्रॉपर स्ट्रक्चर पे दिखेगा अपन ने ओके कर दिया, और ये डीओजे अपने पास ऐड हो गया एक टेबल। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, अपने पास एम्प्लॉय टेबल में भी एक एम्प्लॉय आईडी थी, तो मतलब दोनों कॉलम अपने पास एक सिमिलर कॉलम है, जिसके बेसिस पे या तो अपन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। ये भी 100% वैलिड है, 161 डिस्टिंक्ट और 161 यूनिक, मतलब एक भी आईडी रिपीट नहीं हो रही है। फिर आता है जॉब टाइटल, कि पर्टिकुलर वो पर्सन का जॉब टाइटल क्या था, क्या वो कैशियर था, सर प्रोडक्ट मैनेजर था। हाँ, हाँ, अच्छा चला गया था वो। वो शायद नेट स्लो है ना, आज लाइट गई थी इसलिए उस कारण प्रॉब्लम आ रही है। और ये बताता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि वो पर्टिकुलर उस पर्सन ने किस डेट पे ज्वाइन किया। तो इस टेबल में भी क्या बता रहा है, ये डेट के साथ साथ टाइम भी बता रहा है। तो पर्टिकुलर टाइम में भी सब जीरो ही है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करके क्या पे कर दें, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट की जरूरत है तो अपन डेट पे कर सकते हैं। उसे अपन ने चेंज करके सिर्फ और सिर्फ डेट ले लिया, ऐड न्यू स्टेप पे कर दिया। अब अपने पास डेटा क्लीनिंग प्रोसेस हो गई अपनी पूरी। इतनी साथ साथ करते जाओ, फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। पूरा एक बार डेटा क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर क्या काम आता है, डेटा को ज्वाइन करने का। सर ये जो फर्स्ट आपके इसमें है ना, हमारे इसमें नहीं है, जो मेरे इसमें है। कौन सी क्या चीज,
फर्स्ट वे से जिसमें ग्राफ में हुआ है। ये नहीं आ रही, ये व्यू पे जाना और ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन कर देना। ठीक है, आगे इसका ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑफ होगी वो। अगर ये दोनों चीजें नहीं मिले, वैलिड और ये सब, तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉलम क्वालिटी और कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन कर सकते हैं। तो उससे जो वैलिड, एरर, एम्प्टी वाला जो है ना ऊपर नंबर्स परसेंटेज में लिखे रहते हैं, वो दिख जाता है। फिर से लाइट चले गई, तो अब अपन ये बाकी की जो प्रोजेक्ट है उसे नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। और ये वाली जो फाइल है, ये हालांकि बस एक बहुत रफ तरीके से लिखी गई है। इसमें कोई चीज़ आगे कोई चीज़ पीछे, मगर डेट लिखा तो सही है सब कुछ। तो ये वाली मैं भेज दूंगा, इसे थोड़ा ठीक करके अच्छे फॉर्मेट में। इसमें सारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि अपने को एनालिसिस में करना क्या है। और फिर इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अगर पढ़ पढ़ के खुद से जितना प्रोजेक्ट हो सकता है उतने पे काम करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में उसे शुरू से कंटिन्यू कर लेंगे जहाँ से अभी अपन छोड़ रहे हैं। बोरिंग वाला जितना भी पार्ट था वो खत्म हो गया, फंक्शंस वाला। अब मेन प्रोजेक्ट वाले स्टार्ट हो गया अब। ठीक है, अपन अटेंडेंस ले लेते हैं। शीतल, प्रेजेंट सर। विकास, अनीश, अमित, यस सर। शुभम, सर है ऑनलाइन। अदनान, अमन, अमन, लकी, लकी भी ऑनलाइन है ना, सौम्या, शिवानी,